नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये नेक्स्ट लेक्चर है। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी से कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए उनकी नेचर, प्राकृतिक किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनको जानना बेहद ज़रूरी है। तो मेरे इस लेक्चर में आप जितने भी वीडियो देखेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको यह चीज़ महसूस होगा कि निश्चित तौर पर इसी लेक्चर और इसी टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देखिए, बार बार कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं और उसी के मद्देनज़र रखते हुए तैयारी आप कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम जो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ दिया गया है, शेड्यूल, वो जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। और ये मैं खुद लिखा नहीं हूँ, ये बुक से मैं लेकर आप लोग को बता रहा हूँ। बस वे ऑफ क्या किस प्रकार तैयारी करना और क्या याद करना है, एग्ज़ाम आगे प्रश्न किस प्रकार आगे पूछे जा सकते हैं, उस पर ध्यान रखते हुए मैं लेक्चर बनाता हूँ सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, ये शेड्यूल जो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल दिए हुए हैं, तो वो जानेंगे कि 1 से 12 शेड्यूल में क्या क्या है, फिर आगे और कुछ भी है। तो चलिए, प्रथम अनुसूची में दिया गया है राज्यों के नाम और उनका अधिकार क्षेत्र, साथ में संघ राज्यों के नाम और उनका विस्तार। तो प्रथम अनुसूची में यही चीज़ दिया हुआ है। द्वितीय अनुसूची में परिलब्धियां, भत्तों, विशेषाधिकार निम्नलिखित पदों के संदर्भ में। तो देखिए, हम आप सभी सिर्फ वेतन के बारे में जानते हैं कि द्वितीय अनुसूची दिया गया, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि इस वेतन में स्पष्ट रूप से किनका किनका नाम वर्णित है, तो वहाँ आप फंस सकते हैं। इस कारण आप जो जितने भी नाम इसमें दिए हैं वो भी आपको याद रखना है। तो द्वितीय अनुसूची में स्पष्ट तौर पर राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों, द्वितीय अनुसूची में इन सातों का नाम उल्लेखित है। एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है, क्या निर्वाचन आयोग का वर्णित है पद के बारे में स्पष्ट रूप से? तो नहीं है, तो आपको यही ध्यान रखना है। तृतीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची में देखिए शपथ के बारे में दिया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि तृतीय अनुसूची शपथ के बारे में दिया गया है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि इसमें स्पष्ट रूप से किनके शपथ के बारे में उल्लेखित है, तो आप यहाँ याद रखना है कि केंद्रीय मंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री का होगा, संसदीय चुनाव के प्रत्याशी होगा, संसद सदस्य होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में दिया है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में दिया गया है, राज्य मंत्री के बारे में है, राज्य विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के बारे में है, और 8 नंबर में है राज्य विधानसभा के सदस्य के बारे में है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में है। तो ये 9th है टोटल। तो तृतीय अनुसूची क्या हो गया? शपथ के प्रारूप, किनके किनके शपथ, तो स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं, इसको याद रखना है आपको। उनके बाद 4th शेड्यूल है अनुसूची, राज्यों में, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्यों के सीट का आवंटन किया गया है। तो आप जानते हैं कि बिहार में कितने राज्यसभा सीट आवंटन है और यूपी में कितने हैं, ये स्पष्ट रूप से किस में दिया है? 4th अनुसूची में है। पंचम अनुसूची जो है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के नियंत्रण और प्रशासन के से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो याद रखना है आपको, पंचम अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित है। उनके बाद छठी अनुसूची, छठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। आपको याद करने का एक ये है, आप ऐसे नाम स्पष्ट रूप से याद कर सकते हैं। जो 7 सिस्टर है उनमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और
मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। उनके बाद देखिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची के शक्तियों का जो आवंटन किया गया है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जो 7वीं अनुसूची में, संघ सूची में, राष्ट्र सूची में, समवर्ती सूची में मूल बातें कौन कौन से हैं वो याद रखने, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षा कौन से सूची में है, वन कौन से सूची में है, तो आपको याद रखना है समवर्ती सूची में है। इसी प्रकार बहुत सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट सब वो आपको याद करने ही हैं, उससे सवाल बराबर पूछे जाते हैं। उनके बाद है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमारा संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषा के बारे में दिया गया है। वर्तमान में 22 भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित है। लास्ट में 4 को जोड़ा गया था, तो टोटल 22 भाषा हो गया, तो ये ध्यान रखना है आपको। उनके बाद है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, आपको मैं जब संशोधन, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, महत्वपूर्ण संशोधन में बताया था कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है। प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। तो यही 9वीं अनुसूची है, जिनमें से जो न्यायिक पुनर्विलेखन को नियंत्रण करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1951 में शामिल किया गया था। उनके बाद है 10th अनुसूची। 10th अनुसूची में है दल बदल, जो विरोधी कानून एक्ट आया था उससे संबंधित है, जो 52 संशोधन में हुआ था, 1985 में आया था। आप मेरे प्लेलिस्ट में संशोधन के बारे में भी याद करें, क्योंकि बराबर उससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए 11वीं और 12वीं अनुसूची, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पंचायती राज से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची जो 73वें संशोधन में आया था 1992 में, इसमें 29 विषय हैं। तो मैं आगे अभी 29 विषय के बारे में पढ़ेंगे, याद भी करना है क्योंकि उनसे सवाल हर बार पूछे जाते हैं। तो 11वीं अनुसूची जो कि इनमें पंचायतों की शक्ति के बारे में दिया गया है, प्राधिकार है, जिम्मेदारी उल्लेख किया गया है। पंचायत में 29 विषय है जिन पर पंचायत को शक्ति दिया गया है। उनके बाद 12वीं अनुसूची है जो नगर पालिका, इनमें नगर पालिका को 18 विषय है, 18 शक्तियाँ दिया गया जो 74वें संशोधन अधिनियम में आया था। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि 11वीं अनुसूची जो 29 विषय है वो कौन कौन से विषय हैं, क्योंकि स्पष्ट पूछे जाते हैं। कोई एक विषय दे दिया जाएगा और पूछेगा कि क्या ये राज्य 11वीं अनुसूची का अंग, ये अंग है कि नहीं है, उनका विषय है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 11वीं अनुसूची, इसमें स्पष्ट रूप से कौन कौन से विषय दिए हैं जो 29 प्रकार। डायरेक्ट एक बार सवाल इस प्रकार भी आया कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। तो देखते हैं 29 विषय में पहला है कृषि और कृषि संबंधी विस्तार सहित। सेकंड है भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण के बारे में पावर है उनको। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, वाटर शेड डेवलपमेंट के बारे में है। फोर्थ है पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और मुर्गी पालन के बारे में दिया गया है। फिफ्थ है मत्स्य पालन। सिक्स्थ है सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। सेवन्थ है लघु वन उत्पाद के बारे में। उनके बाद देखिए 8th है लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित के बारे में, खादी ग्राम और कुटीर उद्योग। 9th है। 10th है ग्रामीण आवास है। 11th है पेयजल और 12th है ईंधन और चारा। नेक्स्ट है सड़क, पुलिया, सेतु, नावें, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत वितरण के बारे में है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में दिया गया है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में दिया गया है। शिक्षा तथा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बारे में है। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में है। वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक आयोजन, मेले और बाजार, स्वास्थ्य और साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य और औषधालय, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए, कमजोर वर्ग, विशेष अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS जिसे बोलते हैं, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख रखाव। तो दोस्तों ये हुआ 29 विषय जो कि आपके 11वीं अनुसूची में वर्णित किया गया। इससे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि ग्रामीण आवास या पेयजल, कुछ भी देकर 4 ऑप्शन में आपको ये पूछा जाएगा कि या इसका पंचायत का विषय है कि नहीं, तो आप इसे याद कर लीजिए। उनके बाद देखिए जो हमारे 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, वो कौन कौन से विषय हैं जो नगर पालिका को शक्ति दिया गया है। तो शहरी नियोजन, नगर नियोजन सहित भूमि प्रयोग, विनियमन और भवन निर्माण के बारे में दिया गया है शक्ति। आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित नियोजन। 4th है पुल, सेतु और सड़क के बारे में दिया गया है। उनके बाद है घरेलू, औद्योगिक और वानिकी परियोजन से जलापूर्ति के बारे में। 6th है जन स्वास्थ्य, साफ सफाई, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट पदार्थ के बारे में प्रबंधन के बारे में दिया गया है। अग्निशामक सेवा के बारे में दिया गया है। 8th है शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, पारितंत्रीय पहलुओं का संवर्धन दिया गया है। समाज के कमजोर वर्ग, विकलांगों, मानसिक रूप से विकलांगों के हितों का रक्षा दिया गया है 9th में। 10th में है मलिन बस्तियों का सुधार और उन्नयन के बारे में दिया गया है। 11th है शहरी निर्धनता उन्मूलन के बारे में है। 12th है पार्कों, बागों, खेल के मैदानों जैसी शहरी सुविधाओं की व्यवस्था, पार्क का व्यवस्था, ये सब आपके नगर पालिका को शक्ति दिया गया है। 13 है सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौहार्दबोधी पहलुओं का संवर्धन करना है। 14 है सहदाह तथा सहदाह स्थल तथा विद्युत सहदाह गृह बनाना है, मतलब उन्हीं को शक्ति दिया गया है ये नगर पालिका को। 15 है पशुओं के लिए तालाब तथा पशुओं के प्रति निर्दयता पर रोक लगाना है। 16 है महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रहण, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण सहित। 17 है मार्ग प्रकाश, गाड़ी खड़ी करने का स्थान, बस स्टॉप जैसी जन सुविधा भी करना है। और 18 है बूचड़ खानों और कसाई खानों का विनियमन, रेगुलेशन करना है। तो ये हो गया आपकी 12वीं अनुसूची में 18 विषय जो कि नगर पालिका को शक्ति दिया गया है कि इस पर वो कानून बनाएंगे और उन पर विधिवत रूप से लागू करना है। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैं यही बताने के लिए आज इस लेक्चर को बताया आप लोगों को। तो दोस्तों ये आप याद कर ही लें क्योंकि इससे एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये नहीं करना है तो आप प्रीवियस ईयर के सवाल देख सकते हैं कि इससे सवाल कितने बार पूछे जा चुके हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपको JRF निकालना है किसी भी हाल में, तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आप लोग भी 100% दीजिए, निश्चित तौर पर JRF निकलेगा। और ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और आपके जितने भी साथी हैं अगर जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताइए, क्योंकि हेल्प करने से कुछ नहीं जाता है। शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।